हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? आज हम अपनी फिजिक्स की लेक्चर 10 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था हीट एंड टेम्परेचर। और इसमें हम अपने 9 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 9 लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था हमने। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, जो प्रेशर था वो क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। और इसी को हमने कह दिया था बोल्स लॉ। क्या कह दिया था? बोल्स लॉ कह दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या था? जब हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, इसमें हमारे पास प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था। क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था। और जो वॉल्यूम थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? हमारे पास टेम्परेचर के। किसके थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। इसको हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने कहा था, इसमें क्या होगा? जो भी हम बॉडी लेंगे उस बॉडी में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का ट्रांसफर नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर हमने उसके बाद लास्ट टॉपिक, हमने इसी में लास्ट टॉपिक पढ़ा था आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। हम इसी में ही आगे चलेंगे, अपनी 10 लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आज हम 3 लॉ पढ़ेंगे, एक तो किरचॉफ लॉ और एक स्टीफन्स लॉ, एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। हमें 3 लॉ पढ़ने हैं। 3 लॉ के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या क्या होता है न्यूटन लॉ, किरचॉफ लॉ, स्टीफन लॉ। तो हम सबसे पहले किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे। कौन से लॉ को पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ को। किरचॉफ लॉ, एक किरचॉफ नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये क्या करा था? लॉ दिया था किरचॉफ लॉ। इसने कहा था जो बॉडी जितने अच्छे तरीके से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है, वह उतने ही अच्छे तरीके से ऊष्मा को क्या करती है? उत्सर्जित भी करती है। क्या करती है? उत्सर्जित करती है। ये किसने कहा था? किरचॉफ लॉ ने कहा था। जब कोई बॉडी लेंगे वो जितने अच्छे तरीके से हीट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। वह जब उसको कभी समय मिलेगा उस समय में क्या करेगी? अपनी हीट को क्या करेगी? उतने ही अच्छे तरीके से क्या करेगी? जितने अच्छे तरीके से उसने एब्जॉर्ब करा उतने ही अच्छे तरीके से उसको क्या करेगी? एम्प्टीड करेगी। क्या करेगी? एम्प्टीड करती है। तो हम सबसे पहले एक तो उत्सर्जित पावर पढ़ेंगे, एम्प्टीड पावर पढ़ेंगे, और एक ब्लैक बॉडी। सन क्या होता है? इसमें ब्लैक बॉडी का काम करता है। तो सन हमारे पास किसका काम करेगा? ब्लैक बॉडी का काम करेगा। तो हम एक पहले ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, एक कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एम्प्टीड पावर। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसी में ही एम्प्टीड पावर। इसको हिंदी में कहेंगे उत्सर्जित क्षमता। उत्सर्जित क्षमता। हमें इसके बारे में कोई भी बॉडी लेगी, उस बॉडी का जो भी एकांक पृष्ठ होगा, एकांक क्या होगा? जो भी हमने उसका एकांक पृष्ठ लेंगे, उस पृष्ठांक पर एकांक समय में जितनी ऊष्मा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, उससे जितनी भी ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होगी, उसी को कहते हैं उस बॉडी की क्या? उत्सर्जित क्षमता। क्या कहेंगे? उत्सर्जित क्षमता। हमने कोई बॉडी ली, उस बॉडी के एकांक क्षेत्र, एकांक जो भी पृष्ठ होगा, उस एकांक पृष्ठ, उस पृष्ठ पर से एकांक समय में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करने की उसकी क्षमता होगी, उसी को कहेंगे एम्प्टीड पावर। क्या कहेंगे? एम्प्टीड पावर। कोई बॉडी ली, उस बॉडी के द्वारा, जो भी हमने बॉडी ली, उस बॉडी के द्वारा क्या होगा? उस बॉडी के जो भी हमने बॉडी ली, उस बॉडी के द्वारा पृष्ठ एकांक क्षेत्र, जो उसका हमने पृष्ठ एकांक जो भी उसका क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र के द्वारा प्रति इकाई समय में जितनी ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होती है, उसी को कहते हैं एम्प्टीड पावर। तो इसमें क्या होता है? एक तो श्वेत प्रकाश, एक चमकदार सत्य। जो भी हम श्वेत प्रकाश हो, मतलब जो भी श्वेत वस्तु होगी या चमकदार कोई भी होगी, उससे क्या होती है? ऊष्मा बहुत ही कम उत्सर्जित होती है। क्या होती है? तो ऊष्मा, एक तो व्हाइट बॉडी और एक चमकदार सत्य, उससे क्या होती है? हमारे पास ऊष्मा बहुत ही कम उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उससे बहुत ही कम ऊष्मा उत्सर्जित। अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी। कौन सा पढ़ेंगे? इसी में दूसरा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो होगी जो बॉडी ऊष्मा को, सारी के जितनी भी ऊष्मा होगी उसे क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। उसी को क्या कहेंगे? जब सारी की सारी ऊष्मा को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी सारी की सारी रेडिएशन को, उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। उसी को क्या कहेंगे हम? ब्लैक बॉडी। जो भी बॉडी लेंगे वो बॉडी की सारी की सारी हीट को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेगी। उसी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। क्या कहेंगे? उसी को हम
ब्लैक बॉडी, उसी को क्या कहेंगे हम, ब्लैक बॉडी। एक क्वेश्चन आता है, एक अंधेरे कमरे में हम एक तो क्या ले लेते हैं, ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, और एक क्या ले लेते हैं, व्हाइट बॉडी। दोनों को क्या करके हम गर्म करके उस अंधेरे कमरे में रख देते हैं। दोनों, एक तो ब्लैक बॉडी ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, व्हाइट बॉडी। कौन सी ले लेंगे, एक तो ब्लैक बॉडी ले ली हमने, एक कौन सी ले ली, व्हाइट बॉडी ले ली। अंधेरे कमरे में उसको गर्म करके दोनों को रख देते हैं, तो हमें कौन सी वस्तु चमकेगी, हमें कौन सी वस्तु चमकेगी, तो हमेशा हमें कौन सी वस्तु चमकती है, ब्लैक बॉडी। क्योंकि व्हाइट बॉडी है उससे क्या होगी, उसमें बहुत ही कम निकलेगी, क्या होगी उसमें से बहुत। और जो ब्लैक बॉडी है, जो ब्लैक बॉडी है वो जितने अच्छे तरीके से उष्मा को अवशोषित करती है, और जब उसको समय मिलता है वह उसको क्या करेगी, उत्सर्जित भी करेगी, उष्मा को क्या करेगी, तो इसलिए क्या करती है, वो ज्यादा उष्मा बाहर निकालती है ब्लैक बॉडी, और जो व्हाइट बॉडी है वो कम उष्मा बाहर निकालेगी। जो ज्यादा बाहर निकाल लेगी वो हमें दिखाई देगी, तो ब्लैक बॉडी करके ज्यादा निकाल लेगी, तो हमें क्या करेगी, ये बात हमें ये अंधेरे कमरे में ये दिखाई देगी, कौन सी, ब्लैक बॉडी, जब हम उसको क्या देखेंगे, अंधेरे कमरे में। ऐसे किरचॉफ नियम के अनुसार जो किसी वस्तु, जो लाल बॉडी ले लेंगे उस बॉडी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें से क्या होती है, जो रेडिएशन निकलती है हरे रंग की निकलती है। इसलिए क्वेश्चन किरचॉफ लॉ ने बताया, जब हम किसी लाल बॉडी को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखते हैं तो हमें वह कैसे दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। कैसे दिखाई देगी, हरी दिखाई देती है। फिर इसने बताया, दूसरा एक और बताया इसने, जब हम हरी बॉडी को, जब कोई हम हरी बॉडी लेंगे, उस हरी बॉडी को अंधेरे कमरे में गर्म करके रखा जाता है, तो हमें कैसे दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वो लाल दिखाई देती है। तो ये हमारा था किरचॉफ लॉ, कौन सा, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। आगे हम पढ़ेंगे स्टीफन का लॉ, कौन सा लॉ पढ़ेंगे, स्टीफन लॉ। तो हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा, स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ, लॉ दिया था स्टीफन। कोई ब्लैक बॉडी ले लेंगे, वो ब्लैक बॉडी जितनी एनर्जी एम्प्टीड करेगी, मतलब बाहर निकाल लेगी, वह एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, उस टेम्परेचर की पावर 4 के। क्या होगा, स्टीफन लॉ ने क्या कहा, स्टीफन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये ला दिया था। उसने कहा जो भी हम ब्लैक बॉडी लेंगे, वह ब्लैक बॉडी जितनी हमारे पास एनर्जी को उत्सर्जित करेगी, एनर्जी को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। इस प्रोपोर्शनल के हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, सिग्मा कांस्टेंट। क्या लगाएंगे, सिग्मा कांस्टेंट टेम्परेचर। इस सिग्मा को कह देंगे स्टीफन कांस्टेंट। क्या कह देंगे इसी को, स्टीफन कांस्टेंट। क्या कह देंगे, इसी को क्या कह देंगे, स्टीफन कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसी को हम, स्टीफन। इसकी वैल्यू होती है स्टीफन कांस्टेंट की 567 10⁸ वाट पर मीटर का स्केल, केल्विन की पावर -4, उसमें केल्विन की पावर 4। जब पर का निशान लग जाता है तो पावर क्या जाएगी, 4 है। ये था हमारे पास स्टीफन लॉ। क्या था ये, स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। जब इसका टेम्परेचर दोगुना कर दे, टेम्परेचर क्या करता है, दोगुना, तो कितनी एनर्जी एम्प्टीड होगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 होगी, तो कितनी एनर्जी एम्प्टीड होगी, 16। कितनी होगी, 16। इसका आंसर क्या जाएगा, 16। तो क्वेश्चन है टेम्परेचर को दोगुना कर दे तो स्टीफन के अनुसार एनर्जी कितनी एम्प्टीड होगी, तो एनर्जी कितनी होगी, 16। कितनी हो जाएगी, 16। तो ये था हमारे पास स्टीफन लॉ। कौन सा लॉ था, स्टीफन लॉ। इससे पहले हम न्यूटन लॉ से पहले हम एक थर्म पढ़ेंगे। थर्म होता है क्या, थर्म, THRM, थर्म। पूछा जाता है थर्म होता है क्या। थर्म क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, हीट को, हीट की क्या है, यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ हीट, इट इज ए यूनिट ऑफ हीट। हीट की क्या है, एक यूनिट है, जो यूनिट है किसकी, जो थर्म पूछा जाता है, जो थर्म होता है, ये थर्म किसकी यूनिट है, हीट की।
यूनिट है। किसकी यूनिट है? हीट की यूनिट है। वन थर्म जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है 10⁵ बी टी यू के। किसके? बी टी यू के। वन थर्म किसके इक्वल होता है? 10⁵ बी टी यू के। बी को कहेंगे ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश में हमारे पास ब्रिटिश में जो मेजरमेंट करते हैं जैसे फुट पाउंड सेकंड में लेते हैं, फुट पाउंड सेकंड में लेके वहां पे मेजरमेंट करते हैं। जो 1 पाउंड होता है, 1 पाउंड वो इक्वल होता है, जो लेंथ है लेंथ को हमेशा फुट में मापते हैं, और जो वहां वेट है वेट को हमेशा किस में मापते हैं? पाउंड में। 1 पाउंड होता है हमारे पास 453.5 ग्राम। 1 पाउंड किसके इक्वल होगा? 1 पाउंड इक्वल होगा और 453.5 ग्राम के। ब्रिटिश के अंदर लेंथ को हमेशा फुट में मापते हैं, ठीक है बेटा। पाउंड जो होता है वेट को हमेशा पाउंड में मापते हैं, टाइम को हमेशा सेकंड में मापते हैं ब्रिटिश के अंदर। डेफिनेशन अब पूछी जाती है जो 1 बी टी यू किसके इक्वल, इसको डिफाइन करना 1 बी टी। कोई भी हमने एक मेटेरियल ले लिया, 1 पाउंड मेटेरियल, 1 पाउंड मेटेरियल हमने क्या ले लिया? ये मेटेरियल ले लिया, इसका 1 फ़ारेनहाइट जैसे ही 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमने क्या लेना? 1 पाउंड मेटेरियल, कोई भी 1 पाउंड का कोई मेटेरियल ले लिया, उसका जब टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उससे जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी, उसे क्या देंगे? 1 BT, उसे क्या देंगे? जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। जब भी 1 पाउंड क्या लेंगे? 1 पाउंड मेटेरियल लेंगे, उसका 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उससे जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, जितनी हीट बाहर निकलेगी, उसे कह देंगे 1 BT। क्या कह देंगे? 1 BT। प्रॉब्लम है किसी की? इसी में हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग चलेंगे। अगला कौन सा हमारे पास? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन का शीतलन का नियम, ये पढ़ना। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, जब भी कोई वस्तु लेंगे उसके ठंडे होने की दर डिपेंड करती है हमेशा अपने बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर के वातावरण पे। किस पे डिपेंड करती है? बाहर के वातावरण पे। किस पे डिपेंड करेगी? बाहर के वातावरण पे। इसमें क्या होगा? जो बाहर का वातावरण होगा, इसमें क्या होगा? जो मैंने क्या किया, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, दर हमेशा टाइम की लगेगा, होने की दर, ये डी क्या अपॉन में डी, ये होगा हीट। मतलब कोई चीज कितने हिसाब से क्या हो रही है? ठंडा हो रही है, कितने समय में हिसाब से ठंडा हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंट बिटवीन, क्या होगा? डिफरेंट बिटवीन सॉरी टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग के बीच किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वह अपने
बाहर के वातावरण के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बाहर के वातावरण के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो जितना बाहर के वातावरण और बॉडी के टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जो बाहर के वातावरण और बॉडी के टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा वह वस्तु उतनी ही धीरे धीरे ठंडी होती है। वह वस्तु उतनी ही क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होगी। जैसे मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये रूम है, ये मैंने रूम लिया, इस रूम का टेम्परेचर ले लिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस। कितना ले लिया, 20 डिग्री सेल्सियस। जो ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर मैंने ले लिया 20 डिग्री। इसके अंदर दो कंटेनर गए, दोनों कंटेनर में पानी है। ये कंटेनर ले लिया एक, इस कंटेनर के अंदर मैंने गर्म पानी ले लिया जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। कितना है उसका टेम्परेचर, 90 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कंटेनर ले लिया, दूसरे कंटेनर का जो हमारे पास, इसमें मैंने गर्म पानी ले लिया, ये बी कंटेनर ले लिया, इसका जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन से कंटेनर पहले ठंडा होगा, किसका टेम्परेचर पहले जल्दी गिरेगा। तो दोनों जिसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वह वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर किसका है, कितने का है, 70 का है। इन दोनों के बीच में कितने का टेम्परेचर है, 40 का। तो इनमें कौन सी वस्तु का जो हीट निकलेगी बाहर, किसकी ज्यादा निकलेगी, इससे ज्यादा निकलेगी, इससे क्या होगी, कम निकलेगी। ये जल्दी ठंडी होगी, ये क्या होगी, कम ठंडी होगी। यह क्या होगी, कम ठंडी। अब इसी में मैं इसका भी दूसरी वस्तु का दूसरा क्वेश्चन पूछे, इसका भी 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया कंटेनर टी का भी। अब पूछेगा इन दोनों में कौन सी वस्तु पहले ठंडी होगी। अब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंट क्या है, समान है। इसमें भी 70 का डिफरेंट है, इन दोनों में भी किसका डिफरेंट है, 70 का। तो दोनों एक ही समय पर क्या होगी, ठंडी होगी। दोनों एक ही समय पर क्या होगी, ठंडी होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंट, पहले मैं क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के हिसाब से बताता हूं। स्टार्टिंग में कोई वस्तु है, जिसका कोई वस्तु है या कोई पानी ले लेते हैं, पानी क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वो क्या होगा, जैसे इसको 90 तक आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस है, जब ये 90 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो इसको लगेगी 10 मिनट। कितनी लगेगी, 10 मिनट। कितनी मिलेगी इसको, 10 मिनट लगेगी। और जब 90 डिग्री सेल्सियस का पानी 80 डिग्री सेल्सियस पे लगेगा, इसको 10 मिनट नहीं लगेगी, इसको क्या लगेगा, ज्यादा टाइम। जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता रहता है, उसकी समय भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। समय भी क्या होता चलता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हमारे पास ये न्यूटन का था, न्यूटन ने यही कहा था, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द बॉडी, जो हमने बॉडी में, और उसके सराउंडिंग, आसपास के जो आसपास है, बाहर का जो वातावरण है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारी क्लास आज यहीं पे समाप्त करेंगे हम। इसकी आप सभी हर एक बच्चा इन वीडियो को हर एक तो जरूर बचाओ, जिससे हर एक बच्चा इन वीडियो को देख सके और अपनी नौकरी की तैयारी कर सके। आज